Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Munib, and today we are going to talk about hormone secretion. Basically, इसके अंदर कौन कौन से मैकेनिज्म है, कैसे ये कंट्रोल होती है, कौन से मैकेनिज्म इसके इंक्रीज कर सकते हैं हार्मोनल सिक्रेशन और कौन से इसके इनको डिक्रीज कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों के मतलब बात करते हैं। तो पहले तो हम देखते हैं कि टाइम ऑफ एक्शन हार्मोन्स की डिफरेंट कैटेगरीज हैं। उनमें कुछ हार्मोन जो है वो फौरन जैसे रिलीज होते हैं, जैसे स्टिमुलेशन आती है फौरन से रिलीज होते हैं, फौरन से अपना काम कर जाते हैं, जैसे एपिनेफ्रीन है। ठीक है, जैसे स्ट्रेस आएगा इट विल बी रिलीज एंड इट विल कंट्रोल द ओवरऑल मैकेनिज्म। सही है, निकलेगा, रिलीज होगा एंड इट विल कंट्रोल द सिस्टम फौरन से। जैसे स्ट्रेस आएगा वैसे ही है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि डिलेड है, मतलब वो मंथ्स ले जाते हैं अपने फुल इफेक्ट के लिए। जैसे थायरॉक्सिन है, थायराइड है, मेटाबॉलिज्म में आपका रोल प्ले करता है। ठीक है, आपकी वेट मैनेजमेंट में रोल प्ले करता है। ठीक है, अब जैसे वो कहते हैं कि जिनका वेट जो है वो कहते हैं कि हमारा स्टक हो गया, बढ़ता ही नहीं है कुछ लोगों का, जैसे मेरा वेट बढ़ता ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल चांसेस क्या होते हैं कि थायराइड जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर फंक्शनिंग कर रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म तेज़ है और वेट बढ़ता नहीं है। इसी तरह कुछ लोग होते हैं थोड़ा-सा खाते हैं वज़न बढ़ जाता है, उनका थायरॉक्सिन कम होता है। ठीक है, थायराइड कम काम कर रहा है जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म स्लो होती है। लेकिन वेट जो है वो एकदम से इंस्टेंट तो नहीं होता कि आज थायराइड रिलीज़ हुआ, कल जो है वो उसकी आपका जो है वो वेट में चेंजेस आ गए, नहीं। उसके लिए जो है वो 1 मंथ्स लग जाते हैं। तो कुछ हार्मोन जो हैं वो फ़ौरन से अपना एक्शन दे देते हैं और कुछ जो हैं वो मंथ्स ले जाते हैं। सिक्रीशन अमाउंट, इनकी जो हार्मोनल सिक्रेशन है वो बहुत लो होती हैं। आगे अमाउंट लिखी हुई है, यू कैन गो थ्रू दैट। 10 से 6 ग्राम पर एमएल या यूजुअली जो है वो माइक्रोग्राम्स के अंदर जो है ना वो माइक्रोग्राम से लेके मिलीग्राम तक जो है वो इनकी अमाउंट्स होती हैं। आगे जो मेन समझने वाली चीज़ है वो है कंट्रोल ऑफ हार्मोनल सिक्रेशन, कि हार्मोनल सिक्रेशन कंट्रोल कैसे की जाती है। 2 मैकेनिज़्म है इनके अंदर, बेसिकली तो यहाँ पे 3 लिखे हुए हैं। तो कंट्रोल बेसिकली 2 से हो रही है। पहला है नेगेटिव फीडबैक। अब नेगेटिव फीडबैक क्या होता है? नेगेटिव का मतलब होता है मतलब ऑपोज़िट जाना, कि इसके अंदर जो फाइनल हार्मोन बन रहा होता है वो अपने प्रोसेस को स्लो करता है। मतलब कैसे कि अगर ग्लूकागॉन है या इंसुलिन है, इंसुलिन ये है, अब इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है और उसका काम क्या है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज़ के लेवल को मेंटेन रखना। अब जब ब्लड का ग्लूकोज लेवल मेंटेन हो जाएगा, इंसुलिन इतनी इनफ प्रोड्यूस हो गई है कि वो पूरा ब्लड का ग्लूकोज लेवल मेंटेन कर सकती है, तो वो वापस सिग्नल करती है पीछे पैंक्रियाज को कि अब मजीद इंसुलिन ना बनाई जाए। यानी कि उसने हार्मोन ने जो प्रोडक्ट बना फाइनल, उसने ऑटोमेटिकली खुद ही अपने प्रोसेस को रुकवा दिया, अपने बनने के प्रोसेस को रुकवा दिया। तो ये जो बनने का प्रोसेस को जो रुकवाना है, ये क्या कहलाता है? नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, नेगेटिवली उसने अपने काम किया। और ये इसके अंदर अच्छा, इसके अंदर 2 उसने सिनेरियो बताए हैं। बेसिकली ये दोनों कंडीशन हो सकती हैं, या तो नेगेटिव फीडबैक में 2 कंडीशन हो सकती हैं, या तो हार्मोन की प्रोडक्शन कम हो जाती है, जो हार्मोन बन रहा था, जिसने नेगेटिवली फीडबैक दिया, या तो उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है, या फिर दूसरी साइड पे क्या होता है कि जिस टिश्यू ने इसको रिस्पॉन्ड करना था इस हार्मोन पे, जिस टिश्यू पे इस हार्मोन ने जाके काम करना था, उसको ही वो इर्रेस्पॉन्सिव बना देता है कि वो उसको रिस्पॉन्स ही ना करे। सही है? उसके रिस्पॉन्स को कम कर देता है। तो अब हार्मोन बनेगा लेकिन उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो दोनों कंडीशन के थ्रू जो है वो ओवरऑल प्रोसेस को क्या किया जा सकता है, स्लो किया जा सकता है। तो दैट इज़ टर्म्ड एज़ नेगेटिव फीडबैक। इसके बाद आ जाता है पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक में सिंपली इसका अपोज़िट है कि इस केस के अंदर क्या होता है कि जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, वो इंक्रीज़ करता है प्रोसेस को। मतलब जितना फाइनल प्रोडक्ट ज़्यादा होगा ना, उतना ही ज़्यादा जो है वो जो है रिएक्शन है वो तेज़ हो जाएगा। अब जिस तरह इसकी मिसाल होती है ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है? जब बेबी सक करता है तो वो उसके सक करने की वजह से उसके अंदर जो है वो हार्मोन्स की जो है वो पॉज़िटिव प्रोडक्शन होती है, ठीक है? अब जैसे कि जितने ज़्यादा सक्लिंग एक्शन फ़ास्ट होगा उतना ही ज़्यादा जो है वो हार्मोन्स की प्रोडक्शन होगी, ठीक है? अब इसके अंदर क्या है कि हमारा जिस तरह वो एलएच लिखा है, ऑक्सीटोसिन लिखा हुआ है। अब ऑक्सीटोसिन जो है वो मिल्क इजेक्शन के लिए रोल प्ले करता है कि वो मिल्क की जो इजेक्शन है मिल्क ब्रेस्ट से, उसके अंदर ऑक्सीटोसिन का रोल है। अब बेबी जितनी ज़्यादा सक्लिंग एक्शन करेगा, उतना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होगा और उतनी ही ज़्यादा मिल्क लेट डाउन होगा, ठीक है? तो इसके अंदर ये है कि ये क्या है, पॉजिटिव फीडबैक। जितना ज़्यादा सक्लिंग हो रही है, उतना ही ज़्यादा और उतना ही फास्ट क्या हो गया, रिएक्शन हो गया, सही है? तो ये हमारा जो है वो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म है। तीसरी चीज़ है जो साइक्लिकल वेरिएशंस होती हैं। साइक्लिकल वेरिएशन से मुराद है कि मतलब ओवरऑल द सीज़नल चेंजेज़ आ जाते हैं। कई बार
किसी सीज़न में गर्मियों में और तरह से हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे थे, कोई ज़्यादा कोई कम, ठीक है? वो चीज़ें आ रही हैं, डेवलपमेंटल स्टेजेज़ की चेंजेज़ आ जाती हैं। बच्चों में कुछ और तरह से हार्मोन्स होते हैं, मेल प्यूबर्टी आती है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल जैसे आपको सुना हाई हो गया, फीमेल्स के अंदर एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई चला गया, प्रेगनेंसी आई तो उसके अंदर और डिफरेंट हार्मोन्स का लेवल हाई हो गया, ब्रेस्ट फीडिंग का स्टेज आई तो ऑक्सीटोसिन और इस तरह के हार्मोन्स का लेवल हाई हो गया। तो डेवलपमेंटल स्टेजेज़ के हिसाब से भी हो सकता है। डाईयूरेनल का मतलब होता है डेली, पर डे भी, सुबह और लेवल है हार्मोन्स का, शाम को और है। मतलब ये भी वेरिएशन आ सकती है और यानी कि सुबह और शाम को और, सोते हुए और जागते हुए और। तो ये डाययूरनल, तो इस तरह सीज़नल वेरिएशन भी आ सकते हैं। नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक और सीज़नल वेरिएशन, ये 3 चीज़ें हैं जो कि हार्मोन की सिक्रेशन को कंट्रोल करती हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन, कि हार्मोन ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है। तो बेसिकली जो पहले सिंपली जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन है, जैसे कि पेप्टाइड हैं, कैटेकोलामाइन्स हैं, ये तो सिंपली प्लाज़्मा के अंदर डिसॉल्व होते हैं। ब्लड के अंदर डिसॉल्व हैं एक जगह से, जैसे-जैसे ब्लड जहाँ-जहाँ ब्लड जाता जाएगा, वहाँ-वहाँ ये हार्मोन जाते जाएँगे। जबकि इसकी जगह फैट सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं, जो कि स्टेरॉइड है, थायरॉइड है, वो जो है वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते ब्लड के अंदर, वो प्लाज़्मा प्रोटीन के साथ अटैच करके तो फिर वो जाते हैं, ठीक है? और इस केस में क्या होता है कि मतलब मोस्टली जो है वो, जिसमें थायरॉइड है, मोस्टली क्या है कि ये बाउंडेड है विद प्रोटीन, प्लाज़्मा प्रोटीन, और सिर्फ़ 10% है जो कि फ्रीली मूव करता है। बाकी 90% क्या है, ब प्लाज़्मा प्रोटीन के साथ बाउंडेड है। प्लाज़्मा प्रोटीन क्या होती हैं, ऐसी प्रोटीन्स मौजूद होती हैं जो ब्लड के अंदर होती हैं और वो अपने साथ चीज़ों को बाइंड करके उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले, मतलब हाथ पकड़ के फैट सॉल्युबल जो हार्मोन्स होते हैं उन्हें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में अपना रोल अदा करती हैं, ठीक है? तो जिससे इसमें उसने फर्दर दिया हुआ कि 99% थायरॉक्सिन इन बाउंडेड फॉर्म, अब थायरॉइड का एक हार्मोन है थायरॉक्सिन, जो कि 99% जो है वो बाउंडेड फॉर्म में है। अब बाउंडेड फॉर्म का क्या होता है कि बाउंडेड फॉर्म उस जो स्पेसिफिक हार्मोन है उसको बायोलॉजिकली इनएक्टिवेट कर देती है। इनएक्टिवेट का मतलब है कि वो ब्लड के अंदर किसी भी और चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, कहीं भी अपना एक्शन नहीं कर सकता। जैसे ही वो बाइंडिंग साइट पे जाएगा, जहाँ मतलब रिएक्शन साइट पे जाएगा, प्रोटीन उससे अलग हो जाएगी बाइंडिंग प्रोटीन, और हार्मोन वहाँ पे अपना एक्शन, साथ ही वो एक्टिव होके अपना काम कर देगा, ठीक है? इसी वजह से जब वो बाइंडेड फॉर्म में है तो वो ब्लड में भी, वो किडनी से भी एक्सक्रीट आउट नहीं होगा और बॉडी से एक्सक्रीट आउट ईज़िली नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो ग्रिप करके रखता है और प्रोटीन जो है वो यूरिन में नहीं आती। तो इसी वजह से उसके साथ बाउंड्री जितनी चीज़ें हैं, वो भी यूरिन में नहीं आएँगी। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग हार्मोनल कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड। एक ब्लड के अंदर हार्मोन की कितनी कंसंट्रेशन होगी, ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है। सबसे पहला तो कितना प्रोड्यूस हो रहा है। जितना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, उतना ही ज़्यादा वो ब्लड के अंदर मौजूद होगा, और सेकंड होता है मेटाबॉलिक क्लीयरेंस रेट, कि जितना भी एक पर मिनट या पर टाइम में कितना प्लाज़्मा है जो कि फ्री हो रहा है, रेट ऑफ है बेसिकली। यहाँ पे आना था पर मिनट, सॉरी वो लिखा नहीं है यहाँ पे, पर मिनट, अमाउंट ऑफ प्लाज़्मा गेटिंग फ्री ऑफ हार्मोन पर मिनट। 1 मिनट में कितनी प्लाज़्मा की कितनी अमाउंट है जो कि हार्मोन फ्री हो रही है, यानी कि उसमें से हार्मोन खत्म हो रहा है, तो दैट इज़ क्लीयरेंस रेट। हार्मोन खत्म क्यों होता है, क्या है, वो आगे मैं बताता हूँ। फ़ॉर्मूला इसका क्या है, मेटाबॉलिक क्लीयरेंस रेट का, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हार्मोन फ्रॉम प्लाज़्मा ओवर कंसंट्रेशन ऑफ हार्मोन। एक्चुअल कंसंट्रेशन क्या है उस मोमेंट पे, और किस रेट पे हार्मोन जो है वो वहाँ से बॉडी से निकल रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, मेटाबॉलिक क्लीयरेंस रेट। मतलब कि अगर फ़र्ज़ कर लो एट दिस मोमेंट एक 20.5 एमजी पर डीएल किसी हार्मोन की कंसंट्रेशन है, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है? तो ये उसकी कंसंट्रेशन एट दैट मोमेंट, और जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है वो कहता है कि 0.1 ग्राम पर मिनट, जब वो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, ठीक है? तो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, मेटाबॉलिक क्लीयरेंस रेट आ जाएगा। इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग, सेल जो है वो आपस में सिग्नल करते हैं एक-दूसरे को थ्रू मतलब हार्मोन एंड रिसेप्टर, 2 चीज़ें हैं। जिसने रिस्पॉन्ड करना, जिसने सेंड मैसेज सेंड करना है वो हार्मोन रिलीज़ करेगा, और जिसने रिसीव करना है उसके पास रिसेप्टर होने चाहिए। दोनों चीज़ों की बात करते हैं, पहले रिसेप्टर की बात करते हैं। रिसेप्टर क्या होता है कि ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर या उसके अंदर, या उसकी ऊपर वाली साइड पे या उसके अंदर घुसे हुए जो है वो साइट्स होती हैं, प्रोटीन कैटेकोलामाइन हार्मोन रिसेप्टर, मतलब ये ऐसी साइट्स होती हैं जहाँ पे हार्मोन आके अटैच होगा और रिएक्शन कॉज़ करेगा। इन द सेल साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर भी हो सकती हैं, मतलब नॉट ऑन द सेल मेम्ब्रेन। ये हमने लास्ट लेक्चर में जब मैंने वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल का बताया था, तो यही मैंने बताया था कि जो फैट सॉल्युबल हैं, इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो उसके जो इनकी एक्शन साइट है, जो इनके रिसेप्टर हैं, वो साइटोप्लाज़्म के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है? जबकि जो वाटर सॉल्युबल हैं, उनके रिसेप्टर आउटर साइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन पे मौजूद होते हैं, ठीक है? उसके अलावा सेल न्यूक्लियस में भी हो जाते हैं, जैसे थायरॉइड हार्मोन है, उसके रिसेप्टर न्यूक्लियस के ऊपर होंगे, जो स्टेरॉइड हार्मोन है, इनके रिसेप्टर साइटोप्लाज़्म पे होंगे, और जो प्रोटीन है या कैटेकोलामाइन है, जो कि डायरेक्टली पानी के अंदर उसके अंदर वाटर के अंदर सॉरी ब्लड के अंदर डिसॉल्व हो सकते हैं, उनके सेल मेम्ब्रेन की साइड पे इर्द-गिर्द जो है वो मौजूद होते हैं। द नंबर ऑफ रिसेप्टर कैन चेंज इंक्रीजिंग
आर डिक्रीजिंग इन रिस्पॉन्स टू वेरियस फैक्टर। जो रिसेप्टर है ना, नंबर ऑफ रिसेप्टर वो क्या कर सकते हैं, चेंज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फैक्टर। मतलब कई बार ये डिपेंड करता है कि कंडीशन कौन सी चल रही है। कई बार रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो उस हिसाब से उनके रिसेप्टर, नंबर ऑफ रिसेप्टर कम या ज्यादा हो सकते हैं। कोई फिक्स अमाउंट इनकी नहीं है कि एक सेल पे एक ही रिसेप्टर होगा या चार होंगे, सही है। हार्मोन के साथ क्या था, दूसरा पॉइंट था हमारा हार्मोन। हार्मोन क्या होते हैं ये हमें पता है, वो दे आर जैसे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो कि रिलीज होते हैं। तो हार्मोन के साथ होता क्या है, जो मैंने ऊपर बात की थी कि उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है ना, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हार्मोन। तो वो क्या कहता है कि इट मे बी डिस्ट्रॉयड मेटाबॉलिकली बाय द टिश्यू। जिस टिश्यू पे जाके उसने अटैच किया है, जिस टिश्यू पे जाके उसने अपना फंक्शन किया है, तो वहां पे ये मेटाबॉलिकली, मेटाबॉलिक मतलब उसको डाइजेस्ट कर लेगा क्योंकि उसका काम खत्म हो गया। तो डेट मीन मेटाबॉलिकली डाइजेस्टेड बाय द टिश्यू, मे बी सिक्रेटेड बाय लिवर इनटू द बाइल। या फिर अगर वो स्टिल खून में रहता है, ठीक है, तो वहां से लिवर में जाएगा। लिवर में खून जो है वो लिवर उससे हार्मोन को वहां से एक्सक्रीट आउट करवा के उसको बाइल के थ्रू, बाइल क्या होती है बेसिकली, लिवर के साथ गॉल ब्लैडर लगा होता है। तो जब आप खाना खाते हो तो उसके अंदर फैट जो होती है ना, फैट, तो वो जो है बाइल के थ्रू डिसॉल्व होते हैं। यानी कि बाइल जो है वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो लिवर रिलीज करता है, वो गॉल ब्लैडर में स्टोर करता है। वहां से फिर वो इंटेस्टाइन में जाती है जहां से वो फैट अब्सॉर्ब करता है। और बाइल जो है वो कोलेस्ट्रॉल ही की बनी होती है, यानी कि फैट ही होता है उसके अंदर। तो हार्मोन जो है जिसमें मोस्टली फैट वाले हार्मोन है, जो फैट सॉल्युबल हार्मोन होंगे वो थ्रू लिवर बाइल का पार्ट बन जाएंगे और बाइल के थ्रू इंटेस्टाइन में जाएंगे, इंटेस्टाइन से आउट ऑफ द बॉडी। और जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन होंगे वो थ्रू किडनी जो है वो यूरिन का पार्ट बन के वहां से एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। राइट साइड पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखी है, यू कैन सी दैट आउट। कोई ऐसी मुश्किल इन्फॉर्मेशन नहीं है वो। उसके बाद हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ कम्प्लेक्स ऑफ हार्मोन विद रिसेप्टर साइट। तो बेसिकली हार्मोन तब तक काम नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास कोई रिसेप्टर साइट ना हो, ऐसे ही एक प्रॉपर साइट ना हो जहाँ पे वो अपना काम कर सके, जहाँ पे आके वो अटैच कर सके। तो इस तरह वो बेसिकली क्या कहता है कि जैसे ही हार्मोन आके रिसेप्टर पे अटैच करता है, रिसेप्टर के अंदर ऐसी स्पेसिफिक चेंजेस होती हैं, कन्फर्मेशनल चेंजेस। कन्फर्मेशनल चेंजेस क्या होती हैं कि हाँ भाई स्पेसिफिक हार्मोन ने ही आके जो है वो अटैचमेंट दी है, ठीक है। जब वो कन्फर्मेशनल चेंजेस हो जाती हैं उसके बाद क्या फर्दर प्रोसेस होता है, जो भी उसके रिलेटेड प्रोसेस होते हैं वो चल पड़ते हैं। तो इनके अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ रिसेप्टर्स हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर। हर एक डिफरेंट हार्मोन्स के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। तो इनमें जो आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर हैं ये कौन से हार्मोन के लिए हैं, एसिटाइल कोलिन एंड नॉर एफिनेफ्रिन। वो इन रिसेप्टर्स पे काम करते हैं और इनके रिसेप्टर जैसे ही वो अटैच होगा रिसेप्टर का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। जैसे ही वो हार्मोन हट जाएगा वहां से रिसेप्टर का स्ट्रक्चर दोबारा वापस जैसा हो जाएगा, सही है। तो अब क्या होगा, द चेंज लीड टू ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ अ चैनल फॉर वन और मोर आयन। अब आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर ऐसे हैं जैसे अगर कोई ऐसा हार्मोन है जिसने सोडियम का लेवल मेंटेन करना ब्लड में, ये सोडियम की एंट्री करवानी है सेल के अंदर, ठीक है। वो हार्मोन रिलीज होगा जिसमें ये नॉर एपिनेफ्रिन है। अब इसके अंदर क्या होना होता है कि ये क्या आएगा, ये अटैच किया और उसकी वजह से जो रिसेप्टर है, रिसेप्टर के साथ लगा होगा चैनल। चैनल क्या होता है, एक दरवाजा होता है जहां से आयंस गुजर सकते हैं सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है। तो ये उसको ओपन भी कर सकता है और क्लोज भी कर सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ठीक है। कोई हार्मोन ओपन कर सकता है, कोई क्लोज करने के लिए होंगे, ठीक है। तो ये आयंस की क्या करवा सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, ठीक है, ये वाले हार्मोन्स जो कि इन रिसेप्टर के साथ अटैच होते हैं। मोस्टली दे वर्क अलोन। अच्छा, ये आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर्स जो होते हैं ये यूजुअली अलोन अकेले ही काम करते हैं, लेकिन कई बार जो है वो जी प्रोटीन लिंक्ड और एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, ये दो और कैटेगरी है, नीचे इनकी डिटेल पढ़ेंगे। इनके साथ अटैच होके भी वो कोई काम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी प्रोटीन लिंक्ड हार्मोन रिसेप्टर। जी प्रोटीन लिंक्ड हार्मोन रिसेप्टर ये एक इट इज एन अदर टाइप। तो इस बेसिकली एक सेल के अंदर या एक नॉर्मल ऑर्गेनिज्म के अंदर 1,000 टाइप्स के जो है ना वो जी प्रोटीन रिसेप्टर्स होते हैं, कपल्ड रिसेप्टर that are structurally similar and have a 7 transmembrane segment that loop in and out of the cell membrane। तो बेसिकली क्या होता है कि तमाम के तमाम हजार के तरह के जो है वो जी टाइप रिसेप्टर्स हैं, जी टाइप जी प्रोटीन टाइप रिसेप्टर्स हैं, लेकिन तमाम के तमाम स्ट्रक्चरली सिमिलर होंगे और तमाम के तमाम के पास क्या होगा, 7 ट्रांस सेगमेंट। तमाम के ट्रांस मेम्ब्रेन का होता है कि कुछ हिस्सा उनका उसके अंदर होगा, कुछ इसका कुछ इसका हिस्सा जो है उनका सेल मेम्ब्रेन सेल के अंदर होगा और कुछ हिस्सा जो है वो आउटसाइड पे होगा। तो दे विल एक्ट लाइक अ, यू कैन से, यू कैन से लाइक दे आर, सॉरी आई जस्ट कॉल। ये इनके अंदर मैं क्या कर रहा था कि जिस तरह सेगमेंट बने होते हैं ना, मतलब कुछ पोर्शन जो है वो आउटसाइड पे होता है और कुछ जो है वो इनर साइड पे होगा।
तो उसमें फिर दे कैन एक्ट एज के वो आउटर साइड से भी लिंक्ड है और अंदर अंदर साइड से भी लिंक है, तो दे कैन बी अ चैनल, प्रॉपर वे टू कम्युनिकेट। तो इसके अंदर जो है वो इसकी एक टेल होती है जो कि साइटोप्लाज्म में रिटेन करती है, इज कनेक्टेड टू जी प्रोटीन। तो बेसिकली एक रिसेप्टर है जो कि जी प्रोटीन लिंक्ड है, असल में जी प्रोटीन उसका पार्ट नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि बेसिकली क्या होता है कि जो जी प्रोटीन है इनकी ये प्रोटीन सेल के अंदर मौजूद होती हैं। ठीक है, और जो ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये उनके उनकी टेल टेल से मुराद है कि उनकी जो अंदर वाली साइड है वो जी प्रोटीन के साथ सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड पे लिंक होगा। ठीक है, और दूसरा पोर्शन जो है वो बाहर वाली साइड पे होगा। अब इसके अंदर क्या होता है, लगी समझ कि जी प्रोटीन जो ये रिसेप्टर है जो कि जी प्रोटीन लिंक्ड होते हैं, तो ये ट्रांस मेम्ब्रेन है, आधी इनकी साइड बाहर है सेल मेम्ब्रेन से, आधी अंदर है। और जो अंदर वाली साइड है उसके साथ जी प्रोटीन लगी होती है। ठीक है, अटैच होती है, इस वजह से इसको आप क्या कहते हो, जी प्रोटीन रिसेप्टर। जी प्रोटीन क्या होती है, जी प्रोटीन आल्सो कॉल्ड हेट्रोट्राइमेट्रिक ट्राइमेरिक जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन। ये ट्राइमेट्रिक इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर तीन डिफरेंट तरह की जो है वो सब यूनिट्स होते हैं, अल्फा बीटा एंड गैमा। तो बेसिकली ये जो तीन सब यूनिट्स हैं ये ये जीटीपी यानी कि जी प्रोटीन का पार्ट है। तो हमने देखा कि ऊपर से एक रिसेप्टर है जो कि ट्रांस मेम्ब्रेन था, साथ उसके चैम्बर से बाहर से अंदर की तरफ आ रहा था, अंदर की साइड पे उसके साथ लगा हुआ था जी प्रोटीन। अब जी प्रोटीन के आगे तीन हिस्से हैं, तीन पार्ट्स की जी प्रोटीन मिलकर बनी हुई है, अल्फा बीटा एंड gamma unit। A hormone attach bring conformational change in receptor and activate G protein। तो बेसिकली बाहर वाली साइड से हार्मोन अटैच होगा रिसेप्टर के साथ, रिसेप्टर के अंदर होंगी कंफर्मेशनल चेंजेस, और वो कंफर्मेशन चेंजेस इधर टेल वाली साइड से आके जी प्रोटीन को कर देंगी एक्टिवेट। जी प्रोटीन जो है वो बाकी क्वेश्चन के मैं आंसर बाद में करता हूँ जो ऊपर वाले हैं, ताकि एक बार वो क्योंकि ओवरव्यू वाले क्वेश्चन है वो। ये जो जी प्रोटीन और टेल वाला कॉन्सेप्ट है, बेसिकली मैं ये कह रहा था साइटोप्लाज्मिक टेल का मतलब है, आप समझो कि सॉरी मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। फर्ज कर लो ये जो ब्लैक लाइन जा रही है ना ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो उसके अंदर ये रिसेप्टर लगा हुआ है इस तरह करके। ठीक है, ये कर लो, तो ये सेल मेम्ब्रेन है ब्लैक कलर की, ये रिसेप्टर लगा है, ये हार्मोन की साइट है, यानी कि यहाँ पे आगे हार्मोन ने अटैच करना है, और इधर जो है वो जी प्रोटीन लगी होगी। अब क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्म है सारा, ये सारा साइटोप्लाज्म है अंदर वाला। ठीक है, तो ये जी प्रोटीन इसके अंदर मौजूद है, तो इस वजह से इसको आप क्या कहते हो, जी प्रोटीन साइटोप्लाज्मिक टेल। ठीक है, तो ये वो रिसेप्टर की वो साइट होती है जो कि जी प्रोटीन के साथ अटैच है। तो यहाँ पे आके हार्मोन अटैच होगा, इसके अंदर कंफर्मेशनल चेंजेस आएंगे जिसकी वजह से ये जी प्रोटीन को एक्टिवेट कर देगा। अब जी प्रोटीन क्या है, जो कि जिसके तीन सब यूनिट्स हैं, अब उसके अंदर क्या फर्दर चेंजेस होंगी उसके ऊपर बात कर लेते हैं। इन इट्स रेस्टिंग स्टेज, अभी जब तक कोई हार्मोन नहीं आया, तो जी जो जी प्रोटीन है वो अपने उसका अल्फा सब यूनिट इज एसोसिएटेड विद जीडीपी। जीडीपी भी एक इसके अंदर अलग है कॉन्सेप्ट है। तो जीडीपी वाइल द बीटा एंड गामा सब यूनिट आर टाइटली बाउंड। अब एक अल्फा जो है वो जीडीपी के साथ बाउंड है। ठीक है, और अल्फा के साथ कौन से बीटा और गामा यूनिट टाइटली बाउंड है। तो ये आप साइड पे देख भी सकते हो, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए, सॉरी, ऐसे आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो ये जो है ये अल्फा जो है वो जीडीपी के साथ बाउंडेड है, और बीटा और गामा जो है वो इनके साथ इसके साथ टाइटली बाउंडेड है। जैसे ही हार्मोन आया तो उसकी वजह से ये जो अल्फा है ये इसकी टेल के साथ, ये साइटोप्लाज्मिक टेल समझा रहा था मैं। ठीक है, ये टेल है उसकी रिसेप्टर की, साइटोप्लाज्मिक टेल, इसके साथ अल्फा अटैच है, जी प्रोटीन अटैच है उसका, कौन सा सेगमेंट, अल्फा सेगमेंट। अब उसके बाद क्या होगा, वो कहता है कि hormone binding induce a receptor conformation change activity in G protein by exchanging GDP for GTP। तो बेसिकली क्या होगा, जो इसके पास जो ये जो जीडीपी के साथ अटैच था वो कन्वर्ट होगा जीटीपी में, यानी कि ये डाइफॉस्फेट है वो ट्राइफॉस्फेट है, जिस तरह आपने एडीपी और एटीपी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो वो क्या होगा, जीटीपी जैसे बन जाएगा, तो ए जो है यानी कि अल्फा जो है वो फौरन से आके इसके साथ अटैच किया, यहाँ पर अटैच नहीं था, अलग था, तो ये आके अटैच कर गया इसके साथ। अब जैसे ये अटैच, क्योंकि ये एक्टिवेट हो गया,
ठीक है। अब जैसे ये जी प्रोटीन एक्टिवेट हुई है तो अल्फा यूनिट इसका इसके साथ लग गया, और जो बाकी दोनों थे बीटा और गामा वो डिसोशिएट हो गए, अलग हो गए। तो डिसोसिएशन ऑफ अल्फा यूनिट लीड्स टू, अब ये जो अल्फा यूनिट इसके साथ लग गया, बाकी दोनों अलग हो गए, इसकी वजह से क्या होगा, ओपनिंग और क्लोजिंग सेल मेम्ब्रेन आयन चैनल, इसकी वजह से कोई भी अगर ये चैनल है या इसके साथ कोई लिंक्ड चैनल है तो वो ओपन हो जाएगा आयंस वगैरह के लिए, मॉड्यूलेटिंग द एक्टिविटी ऑफ साइटोप्लाज्मिक एंजाइम्स, या कोई ये ऐसा रिएक्शन, ऐसा सिग्नल अंदर सेल के अंदर भेजेगा कि जिसकी वजह से सेल के अंदर जो एंजाइम्स हैं उनके फंक्शनिंग को या उनकी एक्टिविटी को क्या किया जा सकता है, मॉड्यूलेट किया जा सकता है। नाउ आई विल आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन के जो उसने कहा था कि मोहम्मदा ने पूछा कि जो ये जी प्रोटीन है, ये आयन लिंक है, ये इसकी सब कैटेगरीज है, तो सब कैटेगरीज नहीं है बेसिकली। उन्होंने कहा था कि ये अपना काम इंडिविजुअली भी कर सकती है, ठीक है, ये अपना काम अलग कर सकती है, लेकिन ये वर्क इन कॉम्बिनेशन विद जी लिंक प्रोटीन लिंक, लेकिन ये जी लिंक प्रोटीन के साथ कॉम्बिनेशन में भी काम कर सकती है। ठीक है, देखो कैसे, यहाँ में हमने कहा ना ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन आयन चैनल, तो ये जी प्रोटीन जो है, जी प्रोटीन वाले रिसेप्टर भी और आयन चैनल वाले रिसेप्टर भी दोनों मिल के जो है वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ आयन चैनल करवा रहे हैं। तो इसका मतलब ये था कि ये कॉम्बिनेशन में काम करते हैं। इसी तरह इंजाइम लिंक वाले भी हैं, वो भी इसी तरह मिल के काम कर सकते हैं। समझ आ गई? इसके बाद आ जाते हैं इनहिबिटरी एंड स्टिमुलेटरी प्रोटीन और टाइप ऑफ जी प्रोटीन। अब जी प्रोटीन में दो तरह की टाइप हो सकती हैं, इनहिबिटरी जो कि इस पूरे प्रोसेस को इनहिबिट कर सकती हैं, और उसके अलावा स्टिमुलेटरी जो कि इसको स्टिमुलेट भी कर सकती हैं। नेक्स्ट आ जाता है एंजाइम लिंक्ड हार्मोन रिसेप्टर। ये थर्ड टाइप है, दी रिसेप्टर डायरेक्टली एक्ट एज एंजाइम। अच्छा, इसके दो काम हो सकते हैं। पहला तो ये कि ये डायरेक्टली अब खुद ब खुद एंजाइम बन जाए, जैसे ही हार्मोन आए इनके ऊपर अटैच हो, ये खुद ब खुद एंजाइम का काम शुरू कर दें, या फिर इनके साथ बहुत क्लोजली लिंक्ड जो है वो एंजाइम्स मौजूद होते हैं, वेरी हाईली क्लोजली लिंक्ड एंजाइम होंगे वो, जो जिनका ये काम रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हाईली लिंक से मुराद है या तो खुद एंजाइम है, या इनके साथ कोई ना कोई प्रॉपर एंजाइम अटैच होगा बहुत क्लोजली, जिसके साथ ये अपना काम, जिसको ये रेगुलेट कर देंगे और वो आगे अपना काम करेगा। ठीक है, अपॉन एक्टिवेशन दे ओनली पास वंस फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन। जब ये एक्टिवेट हो जाएंगे एंजाइम लिंक हार्मोन रिसेप्टर, तो ये सिर्फ एक ही बार सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, एक बार अंदर आ गए फिर बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। और इनके पास इनकी दो बाइंडिंग साइट होंगी, बाहर वाली साइड फॉर हार्मोन एंड इनर साइड फॉर, ये तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, जो बाहर वाली साइड होगी वो हार्मोन के लिए होगी, और जो इनर साइड होगी वो एंजाइम के लिए होगी। तो बाहर वाली साइड से जैसे ही हार्मोन अटैच करेगा, अंदर वाली साइड पे जो एंजाइम इनके साथ अटैच होगा, ये इसको स्टिमुलेट कर देंगे और वो एंजाइम जब अपना काम कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दी हुई है लेप्टिन रिसेप्टर। ये एक लेप्टिन जो है वो हार्मोन होता है जो कि स्टमक मतलब भूख के लिए होता है ना, भूख से रिलेटेड है, खाना खाने से रिलेटेड है ये। ठीक है, तो इसको आप कहते हो स्टाइटी हार्मोन। ये तब रिलीज होता है जब बंदे का पेट भर जाता है। खैर, देर आर मेंबर साइटोकाइन रिसेप्टर दैट डोंट हैव एंजाइमेटिक एक्टिविटी बट सिग्नल एंड कम्युनिकेट थ्रू लिंक्ड एंजाइम। तो ये वो नहीं है जो खुद ब खुद एंजाइम के तौर पे काम कर सकें, लेकिन ये आगे वाले एंजाइम्स को क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। अब जब ये आगे वाले एंजाइम को रेगुलेट करेंगे, इन द केस ऑफ लेप्टिन रिसेप्टर वन ऑफ द सिग्नलिंग पाथवे इन्वॉल्व टायरोसिन काइनेज। टायरोसिन काइनेज जो है वो एक एंजाइम है, तो टायरोसिन काइनेज को ये लेप्टिन रिसेप्टर जो है वो आगे स्टिमुलेट करेंगे और वो आगे अपना काम कर सकता है। जैक टू उसका नाम है, पाथवे का नाम क्या है, जेनस काइनेज टू। तो इसके अंदर ये बहुत सारे फैक्टर लिखे हैं, तो आई डोंट थिंक तो ये नहीं करवाए होंगे आपको, और ये आपने करने भी नहीं है। सिंपल इज दैट कि यहाँ से लेप्टिन रिसेप्टर, लेप्टिन आया, उसने रिसीव किया, लेप्टिन जैसे अटैच किया रिसीवर्स के साथ, ये रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, एक पाथवे चला जैक टू। ठीक है, अल्टीमेट ये है कि एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम हुई, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स आ गए। एक ये चीज थी, ये तो डायरेक्ट ही एक्टिवेशन हो गया। और दूसरा क्या था, उसने जीन्स के ऊपर जो है वो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर हैं जिन्होंने जाकर जीन पे काम किया, और वहां से मैसेंजर यानी कि डीएनए पे काम किया, डीएनए से एमआरएनए बना, एमआरएनए ट्रांसलेशन होकर उसकी वजह से भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस आई। ठीक है, तो एक डायरेक्ट है एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम वाला प्रोसेस, और दूसरा क्या है कि जो ये स्टैट थ्री ये बेसिकली क्या है, ये इन्हें आप कहते हो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स। तो ये ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर वो वाले काम करते हैं। बीटा एंड गामा बस उस प्रोटीन का पार्ट है, ऐसा हमें इसके मतलब कोई इतनी डिटेल नहीं प्रोवाइड की गई। यानी कि ये जिस तरह ये फ्रीली मूव है ना, अब ये फ्रीली बैठी हुई है जो जी प्रोटीन है, तो इसके साथ ये दोनों अटैच्ड हैं। ठीक है, तो बस ये जैसे अलग हो जाएंगे, जैसे फंक्शन हो जाएगा, ये वापस आएगा एंड दे विल गेट बैक टू दैट अगेन। उनके अपने स्पेसिफिक फंक्शन होंगे, बट सिग्नलिंग के अंदर ऐसा जो उनका कोई फंक्शन नहीं हमें मिला। ठीक है, इसको इसका मतलब क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस बेसिकली क्या होती हैं कि जब तक ये अटैच हैं इन दोनों के साथ,
इट इज इनएक्टिवेटेड। जैसे वो अलग होंगी ये एक्टिवेट हो गई, ठीक है, क्योंकि अलग होके अपना वो काम करेगा। तो जब अगर ये अलग नहीं है, ऐसे ही इसको छोड़ दोगे तो ये तो अपना काम करता रहेगा। तो इसलिए ये कहता है कि थोड़ी देर बाद दोबारा ये उसके साथ बाइंड कर जाएंगे, जब दोबारा बाइंड कर देंगे तो उसको दोबारा इनएक्टिवेट कर देंगे। तो यू कैन से कि अल्फा ये बीटा और गैमा है, दे आर एक्चुअली इन्वॉल्व इन एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन ऑफ अल्फा सब यूनिट। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाता है इंट्रासेलुलर हार्मोन रिसेप्टर एंड एक्टिवेशन ऑफ जीन। Intracellular hormone receptor associated with hormone like steroid, thyroid hormone, retinoid and vitamin D। ये कुछ हार्मोन्स हैं। विटामिन डी इज एन हार्मोन टू, थायराइड हार्मोन है, रेटिनॉइड है, उनसे रिलेटेड है इंट्रासेलुलर हार्मोन रिसेप्टर। ये जीन एक्टिवेशन के थ्रू जो है वो काम करते हैं। दीज रिसेप्टर आर लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ऑफ द टारगेट सेल। या तो ये साइटोप्लाज्म में मौजूद होंगे या न्यूक्लियस के ऊपर मौजूद होंगे। व्हेन देयर कॉरस्पॉन्डिंग हार्मोन बाइंड टू देम, जब इन रिसेप्टर के ऊपर आके इनका रिलेटेड हार्मोन, थायराइड है तो उससे रिलेटेड डीएनए होता है, विटामिन डी है तो उससे रिलेटेड जो हार्मोन है रिसेप्टर जब उसके आके अटैच करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगी, और उसकी वजह से रेगुलेटरी सीक्वेंस और डीएनए नोन एज हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट, तो उसके ऊपर जो है इनेबलिंग इट टू बाइंड टू स्पेसिफिक रेगुलेटरी सीक्वेंस ऑन डीएनए। तो इसकी वजह से एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जिसको कहते हैं हार्मोन रिस्पांस एलिमेंट। ये एलिमेंट जो है हार्मोन रिस्पांस एलिमेंट जो है ये जाके डीएनए के ऊपर बाइंड कर जाएगा, और बाइंड करने की वजह से वहां से डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आप पढ़ चुके हो। मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन होती है, और मैसेंजर आरएनए से आगे प्रोटीन का बनना जो है वो ट्रांसलेशन होता है, ठीक है। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन है उसको स्टार्ट करवा देगा, और स्पेसिफिक जीन रिजल्टिंग इन प्रोडक्शन ऑफ मैसेंजर आरएनए एंड सब्सिक्वेंट प्रोटीन सिंथेसिस, और उसी से उस तरह की प्रोटीन बनेगी, ठीक है। और वो प्रोटीन क्या होती है? प्रोटीन कोई एंजाइम हो सकता है, कोई और हार्मोन हो सकता है, कोई भी, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है वो बॉडी के अंदर, कोई सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो वो प्रोटीन की बनी होती है ना। तो वो जिस जो भी रिलेटेड चीज होगी वो उसको प्रोटीन, उससे रिलेटेड जो प्रोटीन बना देगा, और प्रोटीन का काम हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई नया हार्मोन बनना है दैट इज द प्रोटीन, अगर कोई नया एंजाइम बना के उसने रिलीज करना है दैट इज द प्रोटीन, कोई सिग्नलिंग मॉलिक्यूल नया रिलीज करना है दैट इज द प्रोटीन, साइटोकाइंस आर द प्रोटीन, इंटरल्यूकिन्स आर द प्रोटीन। सो अल्टीमेटली सेल कोई नया बनना है उसमें भी प्रोटीन का रोल है, तो वो उससे रिलेटेड जो है वो अपना काम करेगा, ठीक है। अल्टीमेटली रेगुलेटिंग अ वाइड रेंज ऑफ सेलुलर प्रोसेस इन रिस्पॉन्स टू हार्मोनल सिग्नल। अब वाइड रेंज का क्या मतलब है कि जो जो भी एंजाइम प्रोड्यूस होने हैं वो प्रोटीन है, तो हो सकता है सारे के सारे एंजाइम जो है वो हार्मोन से, हार्मोन के बेस पे हो रहे हैं। हार्मोन रिलीज हुआ, हार्मोन ने आके काम किया एक सेल पे, और उस सेल ने जो आगे एंजाइम रिलीज कर दिए। तो बहुत सारे प्रोसेसेस बॉडी के अंदर कहाँ से इस प्रोसेस के थ्रू क्या हो रहे हैं, कंट्रोल किए जा रहे हैं। दिस मैकेनिज्म अलाउ फॉर प्रिसाइज एंड डाइवर्स कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन अकॉर्डेंस विद स्पेसिफिक हार्मोन क्यूज। और ये जो मैकेनिज्म है इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग वाला, हार्मोन रिसेप्टर वाला, ये बेसिकली बहुत सारे जो है वो प्रोसेसेस को कंट्रोल करने में, उनको एक स्पेसिफिक वे में, स्पेसिफिक प्रोसीजर में चलाने के लिए जो है वो एक नेसेसरी पार्ट होता है। ये इसके साथ प्रोसेस है कि यहाँ से जो है वो हार्मोन आता है, या तो वो साइटोप्लाज्म में उसके रिसेप्टर मौजूद होंगे या उसके न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होंगे, दो उसके पाथवे थे। अल्टीमेटली उन्होंने बनाया हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, और उससे हार्मोन रिसेप्टर एलिमेंट बना। मतलब ये जो HRE लिखा हुआ था, हार्मोन रिसेप्टर, हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट लिखा गया, रिसेप्टर रिस्पॉन्स एलिमेंट, सॉरी, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ने आगे रिलीज किया हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट, जो कि डीएनए पे गया, डीएनए से mRNA बना, और उससे आगे राइबोसोम एंड प्रोटीन बनी। दैट वाज ऑल अबाउट दिस। ये एक्स्ट्रा पेज आ गया। So let me just address the first question, that was ion channel link receptor and ligand। ये इसका as such I don't have that much idea, we can search out that। दूसरे क्वेश्चन का मैंने जवाब दे दिया, आयन चैनल और वो कि वो मिक्सअप मिल के काम करते हैं, एंड दे डोंट, दे आर नॉट द कैटेगरीज अमंग दैट। अच्छा, बाकी सारा कुछ भी हो गया है। ताकि आपका नेट का इशू होगा मेरे ख्याल, मेरी आवाज़, मेरा माइक मुझे मेरी आवाज़ सही शो कर रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टुडे सॉरी, टुडे नहीं, दैट्स ऑल फॉर द लास्ट लेक्चर।